बात अब कोरोना के भागते आंकड़ों की, दौड़ते मीटर की, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अब सरकार गंभीर है। बढ़ते आंकड़ों को लेकर अब सरकार गंभीर है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, जिसके तहत कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर बाजार बंद रहे। हालांकि इस दौरान सब्जी, मेडिकल, परचून समेत आवश्यक सेवाओं की दुकानों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। कर्फ्यू के चलते अपने घरों की ओर लौट रहे लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। दिल्ली से चित्तौड़गढ़ जा रहे यात्रियों को बस चालक ने सवारियों को मानेसर से जयपुर जाने को कहकर बैठा लिया, लेकिन शाहपुरा पहुंचने पर उन्हें वहीं उतार कर वापस चला गया। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ज्यादातर लोगों ने 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का पालन किया, तो कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं दिखाई दी। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी सवाई माधोपुर जिले में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के बाजार पूरी तरह से बंद है, वहीं सड़कें पूरी तरह से सूनी नजर आ रही हैं। कुछ लोगों को की ही आवाजाही यहां नजर आ रही है। जायजा लिया संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिवस है और दूसरे दिवस के दौरान भी सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के समूचे बाजार पूर्णतया बंद हैं। सवाई माधोपुर शहर हो या बजरिया हो, इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी, चौथका बरवाड़ा, बोली, बामनवास, मलारना डूंगर सभी तहसील क्षेत्र के भी समूचे बाजार पूर्णतया बंद रखे गए हैं। बंद से किसी को भी कोई रियायत नहीं दी गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं की दुकानों को इसमें आंशिक रूप से अनुमति प्रदान की गई है। और इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का यह मुख्य बाजार है जो पूर्णतया बंद है। सवाई माधोपुर की सभी दुकानें कमोबेश पूरी तरीके से बंद हैं। इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। कमोबेश कुछ एक लोग हैं जो अपने आवश्यक काम से सवाई माधोपुर की सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर राजेंद्र किशन, एसपी सुधीर चौधरी, इसके अलावा एसडीएम कपिल शर्मा की एक टीम है जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो लोग सरकारी गाइडलाइन की अनुपालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं और लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। सवाई माधोपुर बजरिया में हाल ही में कमल मेडिकल स्टोर को भी सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 72 घंटे के लिए सीज किया गया है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। जिलेवार अब आपको आंकड़े दिखा देते हैं। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हाल रहा प्रदेश का। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की। राजधानी जयपुर में 1484 कोरोना पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए। सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर से। इसके बाद जोधपुर में 1265, फिर कोटा 1049, उदयपुर से 783 पॉजिटिव केसेस सामने आए। अलवर में 591, भीलवाड़ा में 407, बीकानेर में 326, अजमेर में 301, चित्तौड़गढ़ में 283 और डूंगरपुर में 255 पॉजिटिव मामले। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन दौसा जिले के बाजार बंद हैं और पुलिस कर्फ्यू की पालना के लिए पैदल मार्च कर रही है। दौसा के सिकराय और मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में मानपुर डीएसपी संतराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पैदल मार्च किया और लोगों से कर्फ्यू की पालना की अपील की। इस दौरान पुलिस के जवानों ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसमें क्या है कि कोरोना बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। हमारा प्रयास यही है कि हर कस्बे में जहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पे पब्लिक को ये मैसेज देना है कि भाई कोरोना को रोक लगाई जाए और फ्लैग मार्च करके पब्लिक को घर में ही रहने के लिए हम पाबंद कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, तो वहीं कर्फ्यू के बीच एनडीए और एनए की परीक्षा आयोजित हो रही है। कर्फ्यू के बीच हो रही परीक्षा को लेकर गृह विभाग ने अलग से आदेश जारी कर एडमिट कार्ड को कर्फ्यू पास मानते हुए परीक्षा देने के लिए जाने की छूट दी है। परीक्षा में राजस्थान में करीब 32,000 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए जयपुर में 74 और उदयपुर में 7 सेंटर बनाए गए हैं।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी भरतपुर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यहां सब्जी मंडियों में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जो न मास्क पहने हुए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहां ना तो सब्जी बेचने वालों और ना ही खरीदारों को अपनी जान की फिक्र है। जिंदगी की सांसों पर भारी ना पड़ जाए दो वक्त के निवाले के लिए ये लोग सब्जी मंडी में उमड़े हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। इस तरह अगर देखा जाएगा तो कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे कैसे तोड़ा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद वीकेंड कर्फ्यू का मतलब समझ नहीं आता। सुबह से ही हम देख रहे हैं ज़्यादातर सब्जी मंडियों में यही हाल है। हजारों की संख्या में लोग सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं नाकामी दिखाई दे रही है। अगर इस तरह की ये जो तस्वीर है ये सभी जगह देखी जाएंगी तो शायद लगता है कि कोरोना की जो संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। देश में कोरोना की दूसरी भयावह लहर और वीकेंड कर्फ्यू ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की चिंताएं बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते मामलों और सरकार की सख्ती से अन्य प्रदेशों से राजस्थान आकर काम करने वाले मजदूरों में खौफ पैदा हो गया है और उन्होंने यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर देर रात नागौर भीलवाड़ा से दर्जनों मजदूर अपने घर लौटने के लिए पहुंचे। बिहार झारखंड के रहने वाले इन मजदूरों को सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू में पिछले साल की तरह लॉकडाउन की झलक दिखाई दे रही है। ऐसे में हालात और बिगड़े हैं, उससे पहले ही ये वापस अपने गाँव जाना चाहते हैं। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में हम फिटर का काम करते थे। वहाँ लॉकडाउन लग गया और खाने पीने का पानी का भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोग लगे भागने और वहाँ कर्फ्यू लागू होने के कारण सब धीमे धीमे चलने जाने लगे। बहुत लोग बीमार भी होने लगे, कुछ कोरोना के भी कारण भी वहाँ बीमार हुए, कुछ एडमिट भी हुए, कुछ लोग डेड भी हो गए हैं। उसके भय से लोग पूरा पब्लिक वहाँ से भागना शुरू कर दिया। पूरा मतलब अंबुजा खाली हो गया है। हम लोग भी चल दिए वहाँ से। हम लोग को डेहरी आनसून बिहार जाना है। हाँ, गया जिला बिहार से आए हैं और भीलवाड़ा कंचन इंडिया लिमिटेड में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से अगला बार बहुत परेशानी उठाए थे, इसलिए मैं इस बार सतर्क होकर अपना गांव भाग रहे फिर दोबारा। वो परेशानी यही है कि अभी मान के चलिए अभी कोरोना का महामारी बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। कहीं हो सके तो मान के चलिए कहीं कस के भी हो जाएगा तो फिर हम लोग इधर फंस सकते हैं, फिर नहीं जा पाएंगे हम लोग। मान के चलिए फिर कहीं ट्रेन बंद हो जाए तो फिर वही हम लोग अपना फिर पैदल जाना पड़ जाएगा। इसी की वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि पहले ही कर ले अपना घर द्वार। अफवाह यही चल रही सर, लॉकडाउन पहले की तरह 2 दिन का कहा है। अभी सरकार ने यहाँ पे लॉकडाउन 2 दिन का कहा है ना, वैसे वहाँ पे 7 बजे लॉकडाउन हो जाता है गुजरात में। तो यानी हमारे अलावा यूपी बिहार के बंदे इतने दुखी है ना, हद से भी ज़्यादा। हमारे पास में रहते थे जहाँ क्वार्टर बने हुए हमारे फैक्ट्री के अंदर, वो हमसे भी ज़्यादा दुखी है सर। तो आपको मजबूरी में आना पड़ा? मजबूरी में आना पड़ा सर। यानी बच्चे क्या खाएंगे? अगर चलो गांव में तो अगर किसी से 2 किलो आटा भी मांग लेंगे वो खिला देंगे, वहाँ कोई पाव आटा नहीं देंगे मांगने से। कोरोना का कहर मौत के बाद भी जारी है। अब शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए मुर्दों की कतारें लगी हुई हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई कोटा के किशोरपुरा मुक्तिधाम से। अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है। यहां एक के बाद एक 4 डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए पहुंची, लेकिन शवदाह गृह में पहले से ही बॉडी होने की वजह से सभी मृतकों के शवों को बाहर ही रखा गया। घंटों इंतजार के बाद उन्हें उनकी अंतिम यात्रा के लिए स्थान मिल सका। पिछले साल की जो पहले कोरोना की बीमारी जो फैली थी उसके मार्फत अभी इस टाइम पे ज़्यादा है। अभी जितना का भी सुबह से शाम तक हम तक 5-8 डेड बॉडी बर्न करते थे, तो और अभी सुबह 7 बजे से लेकर के कम से कम 12 बजे तक 7-8 डेड बॉडी हमारे पास में वैसे अवेलेबल हो रही है। सर्विस की जरूरत मांगती है तो करवा लेते। बीच में भी हमको जरूरत पड़ी लॉकडाउन में। अगले लॉकडाउन में कोरोना वायरस फैला था, पूरे लॉकडाउन में डेड बॉडी की बराबर बंद की है। मशीन थोड़ी सी हमारी सर्विस मांगी तो हमने सर्विस भी की है। तो सर्विस करने के बाद में मशीन को बराबर अभी रेडी है, बराबर से अभी कोई मशीन की प्रॉब्लम ही नहीं है। वहीं जालौर जिले में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर जिला कलेक्टर नम्रता कृष्ण चिंतित हैं। उन्होंने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को
ऑक्सीजन की उपलब्धता रखने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने खुद भीनमाल के एक निजी अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोग हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ऑक्सीजन पर भी हैं। पर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो अभी इसी महीने ऑपरेशनल हुआ है। तो अपने हॉस्पिटल में करीब हम 80 to 90 पेशेंट्स को हम ऑन ऑक्सीजन रख सकते हैं। उसके अलावा आसपास के जो भी अपने हॉस्पिटल्स थे या अदर सोर्सेज थे जहाँ भी हमें स्पेयर सिलेंडर्स मिले हैं, तो करीब 25-30 एक्स्ट्रा सिलेंडर्स हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अरेंज किए हैं। इसका ऑक्सीजन सप्लाई है जो हम निरंतर सप्लाई दे रहे हैं, मरीजों को भर्ती कर रखा और अभी लगभग हमारे पास 60 पेशेंट भर्ती हैं। 40 और हम बढ़ा देंगे पूरा अस्पताल जब हमारा कोरोना अस्पताल बन गया, और जितनी संभव होगी उतनी सेवाएं देंगे। वहीं झुंझुनू में नगर परिषद की ओर से कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन शुरू करवा दिया गया है। इसमें शहर के प्रमुख बाजार और कंटेनमेंट जोन्स शामिल हैं। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने बताया कि नेहरू बाजार, छावनी बाजार, गांधी चौक, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, चूरू बाईपास और बाजारों को सैनिटाइज करवाया गया। खबर कोरोना में रंगोली की। दौसा जिले के सराय में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान युवाओं के द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए रंगोली सजाकर जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सिकराय कस्बे में जगह जगह रंगोली सजाई गई और इस रंगोली के माध्यम से कोविड-19 से बचाव का संदेश दिया गया है। रंगोली के माध्यम से अनेक संदेश सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पढ़कर लोग जागरूक हो रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही ज़रूरी है और ये सब कुछ हो सकता है जागरूकता से। आज सिकराय कस्बे में हमने युवा साथियों के साथ कोरोना जागरूकता की रंगोलियां बनाकर संदेश दिया, जिसमें को से कोई भी रो से रोड पर, ना से ना निकले, अर्थात कोई रोड पे ना निकले। दूसरा को से कोई, रो से रोने वाला, ना से ना रहेगा, अर्थात कोई रोने वाला नहीं रहेगा। और अगर हमने सबने इसका सख्ती से पालन नहीं किया तो इसका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोरोना के भयावह होते हालात के बीच निजी अस्पतालों से भावुक अपील की है। पूनिया ने कहा कि मरीजों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, सरकारी संसाधन कम पड़ रहे हैं, ऐसे में निजी अस्पताल भी मानवता को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पूनिया ने गहलोत सरकार से भी अपील की है कि वो निजी अस्पतालों को बेहतर इलाज के लिए पाबंद करें, ताकि कोरोना मरीजों को इधर से उधर भटकना ना पड़े। अस्पतालों में लगातार निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है, बेड्स उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी दिखती है, ऑक्सीजन के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चर्चाएं बहुत पहले हो चुकी थी। अभी भी युद्ध स्तर पर इन सब चीज़ों की आवश्यकता है पूर्ति करने की। खास तौर पर सरकारी अस्पतालों में जैसे हमारा संसाधन है उसको और ज़्यादा विकसित करने के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल से निजी अस्पताल हैं उनको पाबंद किया जाए, उनकी सेवाएं ली जाएं, क्योंकि ये समय किसी तरीके से लाभ हानिकार व्यवसाय का नहीं है। मुझे लगता है कि मानवता को बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा होती जा रही है, लेकिन सिस्टम खुद बीमार पड़ा है। शहर के सरकारी अस्पतालों में 4 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं एक कोरोना संदिग्ध की घर में मौत के बाद सिस्टम की लापरवाही की हद सामने आई है। कोरोना का जानलेवा वार, सिस्टम बीमार। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 4 की मौत, नहीं हुई मरीजों की संक्रमण की जांच, घर में कोरोना संदिग्ध की मौत, शव प्रबंधन प्रोटोकॉल में लापरवाही की हद। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के जानलेवा वार से हाहाकार मचा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सिस्टम खुद बीमार पड़ा हुआ है। श्री सांवलिया जी राजकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान कोरोना संदिग्ध एक महिला समेत 4 मरीजों की मौत हो गई, तो अस्पताल की लापरवाही की पोल खुल गई। कबासन बस्सी और निम्बाहेड़ा इलाके से आए उन 4 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में तो रखा गया,
लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच नहीं की गई। अब अस्पताल प्रशासन बिना कोरोना जांच के ही अलग अलग बीमारी से मरीजों की मौत होना बता रहे हैं। 4 डेथ जो रात में हुई है सारी अलग अलग क्षेत्र से गंभीर अवस्था में, गैस्ट्रिक अवस्था में यहाँ पे अस्पताल में आए थे और उनके लिए आते ही जो उनके CPR जो हम करते हैं प्राण बचाने के लिए, गैस्ट्रिक अवस्था में CPR ही किया जाता है। CPR किया और कोई उनकी जांच वगैरह ऐसी न तो उनके पास फाइल थी। अलग अलग बीमारी से थे पर गैस्ट्रिक अवस्था में थे तो उनका आकलन करना मुश्किल है वो कार्डियक से थे या किसी रेस्पिरेटरी डिजीज से थे या कैंसर या किसी अन्य बीमारी से थे। अब शहर में सिस्टम की बड़ी लापरवाही देखिए। सेंती चौकी के सामने ब्रह्मपुरी कॉलोनी में कोरोना संदिग्ध एक शिक्षिका की मौत हो गई तो चिकित्सा प्रशासन ने लापरवाही की हद कर दी। दरअसल महिला की मौत के बाद दहशत में आए महिला के पति और 2 बच्चों ने घर में खुद को बंद कर लिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे। 5-7 दिनों से बीमार थे और इन्होंने घर वालों ने किसी को सूचना नहीं दी। अब मेरे को सुबह जानकारी मिली तो मैंने प्रशासन को सूचना दी और वहाँ हॉस्पिटल में बात की। 7-8 दिन से बीमार थे और घर पे ट्रीटमेंट कर रहे थे। इन्होंने हॉस्पिटल वालों से किसी संपर्क किया पर इनकी पूरी इलाज हो नहीं पाया प्रॉपर। डॉक्टर लेके यहाँ पहुँचा, उनका दरवाज़ा खुलवाया तो उनमें से दीपाश्री सेन गुप्ता उम्र 45 साल इनकी डेथ होना बता रहे हैं। तब से ये बच्चे और उनका पति दोनों अंदर ही थे। इनको खुलवा के बाहर निकाला, इनको सांत्वना वगैरह दी और फिर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया इसके बारे में और हॉस्पिटल को भी बताया गया भी। अस्पताल में मौत की सूचना मिलने के बाद भी शव के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस नहीं भेजा गया। सिर्फ एक चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को शव को पैक करने के लिए भेज दिया गया। आखिरकार निजी एम्बुलेंस के जरिए शव को मोक्ष धाम पहुंचाया गया, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शव का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन CMHO साहब लापरवाही पर पर्देदारी करने में जुटे हैं। उसकी महिला की मौत हुई थी तो उसके लिए हमने मेडिकल टीम भिजवाई थी और मेडिकल टीम ने जाकर के उसको संदिग्ध मानते हुए उसको पॉलीपैक में पैक किया था और उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उसके बच्चे और परिजन उनका हमने सैंपल ले रहे हैं और उसका दाह संस्कार नियमानुसार करवाया जाए। CMHO साहब, अगर आपकी मेडिकल टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी तो फिर कोरोना संदिग्ध के शव को निजी एम्बुलेंस के जरिए मोक्षधाम क्यों ले जाना पड़ा? और क्या एक चतुर्थ श्रेणी के सहारे ही कोरोना संदिग्ध के शव के प्रबंधन का प्रोटोकॉल पूरा किया जाता है? साफ है, कोरोना के इस संकट काल में सिस्टम पूरी तरह बीमार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद नतीजों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि तीनों सीट पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। पूनिया के दावे का आधार क्या है? बात की संवाददाता बाबूलाल धायल ने। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में कल मतदान हो गया। अब नतीजों को लेकर आकलन हो रहे हैं। मेरे साथ में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मौजूद हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है, क्या तीनों सीटों पर बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, जो ज़मीनी तौर पर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उनका जो फीडबैक है और कुल मिलाकर जनता के सामने सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखती थी, उसके भरोसे और विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। आप ही के पूर्व सहयोगी थे हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। क्या वो वोट कटवा साबित होगी या लगता है कि वो बीजेपी को नुकसान कर रही है? देखिए, हम तीसरे दल से किसी तरीके से लाभ हानि का हम आकलन करते नहीं हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने तौर पर बहुत पहले से ही ज़मीनी तैयारियां शुरू कर दी थी, इसलिए हमारा पॉजिटिव पॉइंट तो वही है। रही बात चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, उनको लोग किस बात पर मतदान करेंगे देखने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी तीसरे पक्ष से कोई फर्क पड़ेगा। सतीश पूनिया जी का दावा क्या है? आपका एक एक बूथ पर जो मैनेजमेंट होता है वो गजब का होता है। बीजेपी का हमेशा कार्यकर्ता जान लगा करके और वोट डलवाता है। तो ग्राउंड से रिपोर्ट क्या आई? क्या वास्तव में जो रिपोर्ट है वो आपको उत्साहित करने वाली है? नहीं, बिल्कुल। कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला, पहली बात कि मैं अभी भी इस पर कायम हूँ कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। दूसरी बात, चुनाव या युद्ध, इसमें हम लोग पूरी मजबूती से और शिद्दत से लड़ते हैं
परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने नीचे बहुत व्यवस्थित तरीके से परिश्रम किया है। जैसे आपने कहा कि बूथ मैनेजमेंट और 2-2, 3-3 महीने से पार्टी के विस्तारक, नेता, जनप्रतिनिधि जिन्होंने पूरा समय दे के वहाँ जनता के और कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है। इसलिए परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन मैं उनके परिश्रम के प्रति मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने सरकार को पानी पिला दिया, सरकार को पसीना ला दिया। जिस तरीके से सरकार मशीनरी लगी हुई थी, मैं बार बार कहता हूं कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का संगठन कहीं दिखता नहीं था। हम चुनाव लड़े थे सरकारी मशीनरी के खिलाफ। कटारिया साहब बेहद भावुक नेता हैं, उनकी जबान फिसली और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्या इस चुनाव में उनका इस बात का कोई असर पड़ता दिखता है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने उनकी जो एक अंदाज है, बाकी वो खुद मेवाड़ से आते हैं, महाराणा प्रताप साहब का वो पूरा सम्मान करते हैं, उनका पूरा जीवन इस तरीके के संस्थानों के उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए, विकास के लिए लगा है, तो वो व्यक्ति ऐसे महापुरुषों का अपमान कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने जब इतने बड़े स्तर के नेता प्रतिपक्ष ने 2 बार माफ़ी मांग ली, खेद प्रकट कर दिया, तो मुझे लगता है कि अब ये प्रकरण खत्म हो गया। सर, आखिर में वसुंधरा जी इस चुनाव में क्यों नहीं आई प्रचार करने के लिए, लोग जानना चाहते हैं। उनको बुलावा भेजा था, कुछ व्यक्तिगत कारण थे या किस तरह से उनका आना या नहीं आना हुआ? वसुंधरा जी की अनुपस्थिति का कोई सियासी कारण नहीं था, उनके व्यक्तिगत कारण थे, वो पार्टी को बता चुकी थी। तीन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का मतदान खत्म हो गया है, जिसका नतीजा अब 2 मई को आएगा। लिहाजा अब तमाम भागदौड़ के बाद प्रत्याशी भी चैन की सांस ले रहे हैं। राजसमंद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा केलवा में अपने आवास पर परिजनों के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं। इस दौरान तनसुख बोहरा मीडिया से रूबरू हुए और मतदान के लिए राजसमंद की जनता का धन्यवाद किया। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को और मेरे प्रेरणा स्रोत सभी बुजुर्गों, महिला, युवा साथी सभी को हाथ जोड़ के मैं वंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि दिल खोल के वोटिंग की, मतदान किया और कांग्रेस की तरफ मतदान करके एक रुझान बनाया और एक ऐसी आशा है कि कांग्रेस भारी मतों से विजय होने वाली है। गौरव सोमानी नाम के एक शख्स भूख प्यास से तड़पते जानवरों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। वो इनके लिए प्रतिदिन खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के विश्व विख्यात ऐतिहासिक दुर्ग पर करीब 400 बंदर रहते हैं। जब कोरोना काल नहीं था तो पर्यटक इन्हें खाने पीने की चीज़ें दे जाते थे। जब से कोरोना संकट बढ़ा, इनके लिए खाने पीने की परेशानी हो गई थी। ऐसे में अब गौरव इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।